Hello student of class 9, this is Daisy ma'am and I'm going to take your chemistry. The first chapter we are going to discuss in this video is the language of chemistry. As we know very well that communication is very important in every walk of life, okay? And especially in the field of science, language is very important. क्योंकि अगर कोई साइंटिस्ट कोई भी डिस्कवरी करता है तो वो दूसरे साइंटिस्ट से शेयर करता है विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज, राइट? सो इन केमिस्ट्री में भी हम लैंग्वेज को यूज करते हैं और व्हाट लैंग्वेज वी आर यूजिंग इन केमिस्ट्री, दैट इज अ सिंबल. नाउ फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज सिंबल, ठीक है? और व्हाट आर सिंबल्स, सिंबल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है. तो यहाँ हम देखेंगे अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म को ही हम सिंबल कहते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है? हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H. तो अगर आपको कहीं भी केमिस्ट्री किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है H, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंबल हाइड्रोजन का है, या O लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंबल ऑक्सीजन का है. सो A short form of an element is actually the symbol. और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है. अगर आपने N देखा है, कैपिटल N है, तो इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट नाइट्रोजन, पर्टिकुलर नाइट्रोजन की बात कर रहा है, कार्बन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कार्बन का सिंबल क्या है? कार्बन का सिंबल C है. इसीलिए इट सेज दैट इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एलिमेंट और वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के एक एटम की ये बात करता है, ठीक है? तो ये सिंबल्स को फाइंड आउट किया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने और हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ऑलकेमिस्ट सिंबल, ठीक है? इसको बोलते हैं ऑलकेमिस्ट सिंबल और इसमें 5 फिलोसोफर्स थे और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिंबल्स में डॉट्स, एरो, स्क्वायर्स, सर्कल्स, ये सारी चीजें यूज की गई हैं. तो फर्स्ट सिंबल इज ऑफ गोल्ड, यू कैन सी हियर. तो गोल्ड का सिंबल देखिए किस तरह से बना हुआ है. इसमें एक एरो, पॉइंटेड एरो दिखाया हुआ है, बीच में एक डॉट है. सेकेंड इज ऑफ फॉस्फोरस, जो कि ट्राइंगुलर शेप है और उसके नीचे भी कुछ लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं. देन यू सी द सिंबल ऑफ सिल्वर. सिल्वर में 3 एरोज शो करे हैं एंड मरकरी में यू कैन सी एरोज एज वेल एज द सर्कल एंड सेमी सर्कल. तो इस तरह के सिंबल्स वो क्यों रखते थे, क्या मतलब था इस तरह का सिंबल यूज करने का? द मोटिव बिहाइंड दिस सिंबल्स वॉज टू कीप देयर नॉलेज सीक्रेट फ्रॉम अदर्स. दूसरों को उनकी फाइंडिंग्स के बारे में पता ना चले, इसलिए उन्होंने इस तरह के सिंबल्स रखे थे, ठीक है? इन सिंबल्स को देखकर कोई नॉर्मल इंसान या लेमन इंसान एकदम से नहीं समझ सकता, बट द साइंटिस्ट कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. देन आफ्टर दिस जॉन डाल्टन्स सिंबल, इन्होंने भी सिंबल्स को डिस्कवर किया और यू कैन सी इन्होंने किस तरह से सिंबल्स को, इन्होंने सर्कल्स और डॉट्स को यूज किया हुआ है. यू कैन सी द डिफरेंट सिंबल्स. ऑक्सीजन में एक सर्कल है, हाइड्रोजन में सर्कल है प्लस एक डॉट है, नाइट्रोजन में इन्होंने सर्कल को 2 में डिवाइड कर दिया है, सल्फर में 4 में डिवाइड किया है और गोल्ड के बीच में ये है, he has written the G. So this is the symbol, these are the symbols which was discovered by John Dalton, ठीक है? Then after J.J. Berzelius ने डिस्कवरी करी और उन्होंने इसको बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया एंड उन्होंने क्या कहा? Berzelius stated that instead of using circles or dots or arrows, we should use the first letter of the element or the first 2 letters of the element. उन्होंने क्या कहा कि सर्कल्स, डॉट्स, एरोज को यूज करने से बेटर क्या है कि जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका या तो फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स लेकर ही हम आराम से इनके सिंबल्स बना सकते हैं. तो उन्होंने इस तरह से सिंबल दिया और उन्होंने जो बात बोली इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया. सो इनका जो सिस्टम था, मॉडर्न एटॉमिक सिंबल सिस्टम इन्होंने बनाया और दिस वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और इसी को हम मॉडर्न पीरियड में यूज कर रहे हैं. जो सिंबल ऑलकेमिस्ट ने बनाया था वो 18th सेंचुरी तक इसको यूज किया गया था, राइट? देन आफ्टर so many changes came and later on the latest one was the J.J. Berzelius. तो इन्होंने देखिए लिथियम में फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं, सल्फर में फर्स्ट लेटर लिया है, जिंक में भी फर्स्ट लेटर लिया है, कैल्शियम में फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं, ठीक है? हम लोगों ने नोटिस किया कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाम अलग होते हैं और सिंबल
अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द नेम हमको एस लेना चाहिए, लेकिन हम लेते क्या है? एज ही लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के जो हमने सिंबल्स लिए हैं दैट इज फ्रॉम देयर लैटिन वर्ड, लैटिन नेम, ठीक है। जो उनके लैटिन या ग्रीक नेम है, लैटिन नेम्स हैं, उन्हीं से हमने उनके सिंबल्स फर्स्ट 2 लेटर्स को लिया हुआ है। जैसे कि आयरन का अगर आप देखेंगे सिंबल तो दैट इज Fe, राइट। सो इट इज लाइक दैट। तो ये आपकी डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो सिंबल्स बनाए थे उसके बारे में हमने स्टडी किया। देन वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर और व्हाट इज प्रोटॉन नंबर। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी केमिकल एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक्चुअली में होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वही उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाया है और इसमें यू कैन सी द मिडिल पार्ट इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होगा दैट विल बी द चार्ज ऑफ द, और दैट विल बी द एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ऑफ दैट केमिकल एलिमेंट, राइट। और उसके बाहर हम देख सकते हैं कि शेल्स हैं, के एलिमेंट शेल्स हैं, और शेल्स में यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज उनके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो ये जो हमने पढ़ा है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, और इसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंबल्स एंड द डेफिनेशन. Then we have discussed about the symbols given by different scientists, right? Then after we have discussed about the atomic number or proton number of a chemical element. तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So you just go through it again. And इसके बाद मैंने आपके लिए एक वर्कशीट तैयार करी है and you solve the worksheet out of this video. Thank you very much. Welcome students, this is Daisy ma'am, and today we are going to study the next topic of language of chemistry. So let's start with the topic. The first thing we are going to learn is atomic symbol. What is atomic symbol? तो definition क्या है? The symbol of an element is an abbreviation or short name for the full name of an element. यानी कि symbol, किसी भी element का symbol क्या है? वो उसका short name है या उसका abbreviation form है, ठीक है, उस element का. For example, the symbol of hydrogen is H and that of helium is He. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया? हाइड्रोजन का सिंबल H है तो हीलियम का हमने He क्यों लिया है? तो हमको पता है कि बर्जीलियस ने हमको बताया था कि अगर हमें वैसे हर एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ही लेना है, लेकिन अगर फर्स्ट लेटर अगर दो एलिमेंट्स के सेम हो रहे हैं तो व्हाट वी कैन डू, द नेक्स्ट एलिमेंट वी विल टेक द फर्स्ट टू लेटर्स ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें. इसीलिए हमने यहाँ पे हीलियम में He को लिया है, राइट. देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका यूज है? तो विल डिस्कस इट हियर. सिंबल ऑफ एन एलिमेंट हैज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस. ठीक है, क्वालिटी वाइज भी इसका एक इम्पोर्टेंस है और क्वांटिटी वाइज भी इसका इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये दोनों ही चीजों के बारे में बताता है. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिंबल स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ एन एलिमेंट. कोई भी सिंबल है तो वो हमें क्या बता देता है? हम किसी भी सिंबल को देख के क्या बोलेंगे? अगर हमने H देख लिया विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली कि ये हाइड्रोजन है. अगर हमने C देख लिया विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली कि ये कार्बन है. तो क्या है? सिंबल स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट. सेकेंडली, सिंबल स्टैंड्स फॉर वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट यानी कि अगर वहां पे ऑक्सीजन लिखा है या कार्बन लिखा हुआ है तो हमें इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ एक ही एटम की बात कर रहा है. ठीक है, O मीन्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो ये वन एटम ऑफ एन एलिमेंट की बात करता है. देन नेक्स्ट इज सिंबल रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट इक्वल इन मास टू इट्स एटॉमिक मास. इसका मतलब क्या हुआ कि सिंबल जो है वो एलिमेंट के जो उसका
मास है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट उसके एटॉमिक मास को भी बताता है, कितनी क्वांटिटी ऑफ एटॉमिक मास उस एलिमेंट में प्रेजेंट है वो भी सिंबल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया है। ऑक्सीजन आपने लिख लिया शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या आपने उसका सिंबल O लिख लिया, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें कितना मास होगा या कितना एटॉमिक मास होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो सिंबल रिप्रेजेंट क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट में उसका कितना अमाउंट ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट है वो भी उसको रिप्रेजेंट करता है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, symbol represents mass of the element which contains one Avogadro's number of atoms of the element। यानी कि सिंबल जो है वो हमें ये भी बताता है कि उस एलिमेंट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो एवोगैड्रो नंबर्स हमें बताते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो 1 मोल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है MOLE मोल। मोल जो है वो एक्चुअली में यूनिट है किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने की, तो इसका शॉर्ट फॉर्म MOL होता है, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर के कितने पार्टिकल्स हैं वो एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अगर वहां पे लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया, उसका एवोगैड्रो नंबर कितना होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जहां पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है हम समझ जाएंगे उसका एवोगैड्रो नंबर इतना ही है, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस हो गए। Then we will talk about the nature of an element, ठीक है। एलिमेंट का नेचर कैसा है, क्या हम एलिमेंट को उसके नेचर के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं? यस, वी कैन डिवाइड। सो यहाँ पे हमने इसको 4 डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज मेटल्स, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट और नोबल गैसेस। तो मेटल की, वैसे तो मेटल के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, लक्ष्यरस होता है और बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो मेटल विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेटल्स क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, उनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिनको हम कैटायन भी बोलते हैं। तो मेटल का एक एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे दिया है आयरन। देन नॉन मेटल्स विच हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनकी टेंडेंसी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव, दे फॉर्म द नेगेटिव आयन, ठीक है, जिसको एनायन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, कार्बन। देन कम्स द मेटलॉइड। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड? मेटलॉइड के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होंगी। ये गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन और लूज भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है और डिफरेंट मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। देन फोर्थ इज द इनर्ट और नोबल गैसेस। व्हाट आर इनर्ट और नोबल गैसेस? दे आर एक्चुअली केमिकली इनएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, यानी कि ये कोई रिएक्शन नहीं करती। इसलिए रिएक्शन नहीं करती क्योंकि ये स्टेबल है। जब स्टेबल हैं तो रिएक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हीलियम, आर्गन और भी बहुत सारे होते, क्रिप्टन है और भी एग्जांपल्स इसके हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ एन एलिमेंट। देन कम्स अबाउट द वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी डिफाइंड इन इट्स 2 ways, ठीक है। दो पॉइंट से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। कितना ज्यादा कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है, वो उसकी कैपेसिटी को ही हम वैलेंसी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस समय कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उस समय कितना एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, उसकी पावर को ही हम वैलेंसी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है वैलेंसी कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पे भी हम वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और क्लोरीन एटम्स और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम
which combine with one atom of the element is called its valency. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि number of hydrogen atoms और number of chlorine atoms और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके नंबर डबल हो जाएंगे. वो जब कंबाइन करते हैं एक एटम ऑफ एन एलिमेंट से तो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि इन HCl वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विथ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 होगी, क्योंकि वन एटम क्लोरीन का ही कंबाइन कर रहा है, वन एटम क्लोरीन का किसके साथ कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ. तो एक ही एटम का कंबाइनिंग पावर यहाँ दिख रहा है, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. फिर दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया है M2O3. ये एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, और इसकी जो वैलेंसी ऑफ मेटल M इन इट्स ऑक्साइड M2O3 विल बी 3. ये कैसे 3 होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्योंकि इसमें क्या होगा एक्चुअली में बट सिंपल फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देंगे और उस पर वैल्यू रख के देन आई लेट यू नो कि 3 कैसे आया. ठीक है, तो ये पूरा आज का कंटेंट है जिसमें हमने बात की है एटॉमिक सिंबल की, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसका नेम के बारे में, उसका मास के बारे में, एवोगैड्रो नंबर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द नेचर ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हमने 4 में डिवाइड कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड इनर्ट और नोबल गैसेस. देन वी टॉक्ड अबाउट द valency. What is valency? The capacity of combining one element with the other element is known as the valency, जिसको दो डिफरेंट वेज से हमने डिफाइन किया. ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. एंड देन आई हैड गिवन यू द एग्जाम्पल. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और कहीं अगर डाउट है देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. Welcome student, this is Daisy ma'am, and today we are going to continue with the same lesson, that is lesson number 1, language of chemistry, and with the continuation of the previous topic, that is valency. So today we will learn about what is variable valency. So variable valency किसको बोलते हैं? Elements which show more than one valencies. एक से ज़्यादा जो एलिमेंट वैलेंसीज को शो करते हैं, such elements are said to show variable valency. Example are copper. Copper exists in 2 forms, that is copper 2 positive and copper 1 positive. यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 एज्यूम करेंगे. तो copper 2 positive and copper 1 positive और copper positive. Then iron occurs as iron 3 positive and iron 2 positive. ठीक है, तो here you can see the same element is showing different valencies. So such elements which are showing the different valency, they are actually telling us that they are having they are showing a variable valencies. So what happened is here, just be if we are talking about the valency of copper, तो कॉपर में, या वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आयरन. आयरन में जिसमें वैलेंसी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है. तो जहाँ पे लोअर वैलेंसी होती है उसके नाम के एंड में हम लगा देते हैं अस, OUS अस, और जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसके नाम के एंड के पीछे हम IC लगा देते हैं या इक लगा देते हैं. सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल हियर आयरन Fe. यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है. तो जहाँ पे वैलेंसी कम है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अस लगाएंगे. तो यहाँ पे आयरन को क्या हम लिखेंगे? फेरस हो जाएगा. ठीक है, फेरस हो जाएगा. वेरएस आयरन वैलेंसी 3, जहाँ पे 3 है वहाँ पे फेरिक हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वैलेंसी दे आर हैविंग. ठीक है, 3 है, 2 है, तो अगर हायर वैलेंसी होगी तो वहां पे इक लगेगा, और अगर लोअर वैलेंसी होगी तो वहां पे अस लगेगा, OUS लगेगा. ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ऐसा होता है कि एक ही एलिमेंट जब वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है, इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न नोटेशन क्या करते हैं, उनके जो इन आयंस की जो वैलेंसीज हैं इनको हम ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर से शो करते हैं. ठीक है, सो दिस विल बिकम ferrous ion within the bracket
valency 2 and ferric ion within the bracket valency 3. Now the question arises कि variable valencies क्यों होती हैं? Why they show the variable valency? ऐसा इसलिए होता है, if you see the structure of this is the structure of atom. Atom के मिडल में this is a nucleus और बाहर ये shells हैं, different shells होती हैं, ठीक है, एनर्जी shells हैं, KLMN से हम इन्हें डिनोट करते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको हम वैलेंसी शेल बोलते हैं, और लास्ट से जो एक पहले होता है, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं नेक्स्ट लोअर शेल, ठीक है, नेक्स्ट लोअर शेल जो है विच दिस इज नोन एज दी पेनल्टीमेट शेल, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स which can use electrons both from their valence shell as well as from the penultimate shell. तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज या गेन कर सकते हैं वैलेंस शेल से भी और पेनल्टीमेट शेल से भी, यानी कि एडिशनल दोनों के साथ, ठीक है। तो जब दोनों के साथ दोनों ही शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो इसीलिए यही वजह है, दिस इज द रीजन व्हाई दे शो वेरिएबल वैलेंसी. तो सर्टेन एलिमेंट्स कैन यूज इलेक्ट्रॉन्स बोथ फ्रॉम देयर वैलेंस शेल एंड फ्रॉम द पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो पेनल्टीमेट शेल क्या है? नेक्स्ट लोअर शेल टू द वैलेंस शेल. लोअर शेल से जस्ट पहले वाला, जो उससे थोड़ा लोअर एनर्जी जिसमें है, लोअर शेल, ठीक है, नॉट लोअर एनर्जी, लोअर शेल. सो दिस इज नोन एज द पेनल्टीमेट शेल. इसमें से एज वेल एज विद द वैलेंसी शेल, जब दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज या गेन होते हैं बाय एन एलिमेंट, तो देन दे यूज टू शो द वेरिएबल वैलेंसी. देन नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसीज के बारे में क्या बताती है? According to it, the number of electrons which an atom loses, gains or shares with other atoms to attain the nearest noble gas configuration is termed as its variable valency. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, और ये ऐसा क्यों करता है? टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि नोबल गैस आर वेरी स्टेबल. तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन को ऐसे गेन करते हैं, लूज करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें, ठीक है. और इनकी इसी जो एक्टिविटी ये शो करते हैं, इसी को वेरिएबल वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है. क्योंकि जब वो लूज करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे, तो डिफरेंट वैलेंसीज दे विल शो. सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट थ्योरी के हिसाब से ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, गेन करेंगे, शेयर करेंगे, और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, और वही उसकी वेरिएबल वैलेंसी हो गई, राइट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सोडियम का नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17. तो अगर यहाँ पे सोडियम क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे कितना हो गया? 2-8. इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसको पर पॉजिटिव साइन लग गया. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया. तो दिस विल बिकम 2-8-8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई और इसकी 2-8-8 कॉन्फ़िगरेशन हो गई. तो नाउ यू कैन सी बोथ आर स्टेबल नाउ. एंड इन्होंने क्या फॉर्म किया? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है. मैग्नीशियम में क्या है? 282 12 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रहा है. तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये शेयर कर रहा है. दो क्लोरीन के एटम के साथ ये शो कर रहा है, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है और एक इसके साथ. दो इलेक्ट्रॉन इसका जा रहा है, ये लूज कर रहा है स्टेबल होने के लिए. तो यहाँ पे दो पॉजिटिव हो जाएंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन्स को दोनों से गेन कर रहे हैं, ठीक है. सो टू बिकम स्टेबल, तो फॉर्मूला के, तो दिस विल बिकम, मैग्नीशियम पे दो पॉजिटिव साइन हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो दिस विल बिकम MgCl2. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ वैलेंसी टॉक्स अबाउट द वेरिएबल वैलेंसी. Then
Next topic is radicals. What are radicals? Now here an atom or a group of atom of different elements, ठीक है, atoms और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे और उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा और जो कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। सो रेडिकल्स जो है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। if the radical is coming from parent acid, it is called as acidic radical, and if it is coming from parent base, it will be known as basic radical. So radicals may be made up of one or more atoms, ठीक है, एक एटम भी हो सकता है और एक एटम से ज्यादा भी हो सकता है। एंड एटम्स जो हैं रेडिकल के अंदर दे आर बाउंडेड विद ईच अदर। रेडिकल्स के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स मेंट फॉर शेयरिंग, ठीक है, तो शेयरिंग बॉन्ड्स बनाते हैं ये आपस में दीज एटम विच आर प्रेजेंट इन दी रेडिकल्स। देन रेडिकल्स मे कैरी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव, देन इट विल Cl नेगेटिव जो कि एसिडिक हो गया, और सोडियम का अगर हम लेंगे Na पॉजिटिव जो कि बेसिक हो गया, बेसिक रेडिकल हो गया कंटेनिंग ना पॉजिटिव चार्ज। देन बेसिक रेडिकल्स आर ऑल्सो नोन एज केटाइंस, क्योंकि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एसिड रेडिकल्स आर known as anions as they carry negative charge. So as I have already told you, Na positive will be a basic radical and Cl negative will be a acid radical. Now each radical retains its identity in chemical reaction. इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो बेसिक रेडिकल हो चाहे वो एसिड रेडिकल हो, लेकिन जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर है तो वो अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, जो उसकी आइडेंटिटी एज अ बेसिक और एसिडिक विल रिमेन रिटेन, वो रिटेन रहेगी, वैसे ही रहेगी। देन रेडिकल्स हैव देयर ओन कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, उनकी अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, और जब कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात हम कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वैलेंसी की, तो इसका मतलब है कि उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक वैलेंसीज भी होती हैं। नाउ रेडिकल्स विच कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, वो रेडिकल्स जिसमें सिर्फ 1 यूनिट चार्ज है। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने H हाइड्रोजन का आपको दिखाया, सिंगल पॉजिटिव यूनिट चार्ज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ यूनिट चार्ज रेडिकल्स आर नोन एज मोनोवेलेंट, ठीक है। दोज हु कैरी 2 यूनिट ऑफ चार्ज, जिसमें 2 यूनिट ऑफ चार्ज होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे 1 चार्ज इज मिसिंग, सो दिस विल 1 मोर चार्ज विल बी हियर। देन लाइकवाइज 3 यूनिट्स ट्राइवेलेंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव ट्राइवेलेंट, 4 यूनिट्स विल बी टेट्रावेलेंट, ठीक है। सो लाइकवाइज यहाँ SN4 पॉजिटिव, तो दीज आर ऑल बेसिक रेडिकल्स, क्योंकि इसके ऊपर सबके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव साइन मेंशन किया हुआ है। एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड रेडिकल्स आर क्लोरीन मोनोवेलेंट, ठीक है, फिर S2 नेगेटिव डाइवेलेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो रेडिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उनको मोनो, डाई और ट्राई टेट्रावेलेंट डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक कम्स अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, कंपाउंड या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर आप पानी में से एक ड्रॉप निकालेंगे, ठीक है, और उसको टेस्ट करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज उसमें होंगी वही प्रॉपर्टीज सब में होंगी, ठीक है। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा H2O, वही उसका भी स्ट्रक्चर होगा, और वही वाटर को कहीं से भी आप पिक करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, तो और उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो वही रहेगी, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा बिकॉज वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ठीक है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। ऑर्डिनरी कंडीशन में जब वो कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं कर रहा है, इन दैट केस केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है, इन दैट केस वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, और उसका वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की
सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जो एक वाटर की प्रॉपर्टी होगी वही एक ड्रॉप ऑफ वाटर की प्रॉपर्टी होगी, और वही एक अगर आप बड़े से टब में वाटर को लेंगे तो उसकी भी प्रॉपर्टी वही होगी। देन व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम किसको कहते हैं? इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक मतलब सिंबल से डिनोट करना। अगर हम ऑक्सीजन कह रहे हैं तो इट मीन्स वी आर, उसको कैसे हम डिनोट करेंगे? ओ से करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन कह रहे हैं तो उसको हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें वाटर, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? H2O से डिनोट करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूल को डिफाइन कर देता है। सिंबल से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स हैं वो भी हमको पता चल जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल हमने वाटर का लिया है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स लेंगे, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन H2O, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल। सो आई होप दिस, ये आपको कंटेंट समझ में आ गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, और वो डिस्क्राइब करता है उसके एक्चुअल अमाउंट ऑफ एटम्स, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटिंग दिस वीडियो। या मैंने आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टीमेट शेल एंड वैलेंस शेल, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। फिर उसके बाद आपको डिफाइन करना है वेरिएबल वैलेंसी किसको कहते हैं, व्हाट इज रेडिकल्स, केटाइंस एंड एनाइंस, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन व्हाई सम एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी, दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेडिकल, then what does electronic concept of valency talks about. So these questions are very easy, so you go through the video and you have very easily you will find the answers. Thank you very much. Welcome student, this is Daisy ma'am, and today we are going to move on the next topic, that is the atomicity of a molecule. Molecules are generally classified in terms of number of atoms present in it. यानी कि molecules को हम कैसे classify करते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हैं उसकी बेसिस पे ही हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉर्मल गैसेस कंटेन ओनली 1 एटम। नॉर्मल गैसेस आर ऑल्सो नोन एज केमिकली इनर्ट गैसेस बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट स्टेबल गैसेस होती हैं। सो मॉलिक्यूल ऑफ नोबल गैसेस कंटेन ओनली 1 एटम, ठीक है। So 1 atom है, इसलिए these are known as monoatomic. Then molecules of gases like hydrogen, oxygen and nitrogen, and there are so many others, they contain 2 atoms. So therefore the molecule of hydrogen, oxygen and nitrogen, they all are containing 2 atoms, so they are termed as diatomic molecules, and their atomicity will be 2. जितने number of atoms होंगे वही उसकी atomicity होगी. Then definition of atomicity, कैसे हम डिफाइन करेंगे? सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं वही उसकी उस सब्सटेंस की या उस कंपाउंड की एटॉमिसिटी होती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, नेम ऑफ द एलिमेंट्स आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। फॉर्मूला दिया हुआ है, आर्गन का Ar है, हीलियम का Ha। ये दोनों क्या है? दीज आर नोबल गैसेस, और दे इनके दोनों में एक ही एक एटम होता है, तो दे आर मोनोएटॉमिक इन नेचर और दे आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देन ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक, हाइड्रोजन 2 एटम्स, diatomic, phosphorus 4 atoms, tetraatomic, and sulfur 8 atoms, so polyatomic. Then what is the significance of the molecular formula? क्या significance है, क्या importance है? तो molecular formula of a substance is the shorthand notation of a substance. यानी molecular formula को अगर हमें define करना है तो वो क्या है? molecular formula किसी भी substance का उसका short form होता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, CO2. सो दिस इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड गिव्स द नेम, ठीक है, एंड एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. यानी एक मॉलिक्यूल जो है सब्सटेंस का, उसमें एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका नाम हमको बता देता है. जैसे ही हम H2O देखेंगे, व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. एंड इट विल ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी kinds of element present here. There are 2 elements, oxygen and hydrogen. कितना amount of atoms है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 है, राइट. देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का, वो उसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल that is therefore it represent molecular mass of substance. तो ये molecular mass of substance यानी substance का molecular mass को represent करता है. यहाँ पे हम देखेंगे by taking the example of water H2O. तो कैसे कितने एटम्स है, 2 इंटू कितना एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन, 1. तो 2 इंटू 1 प्लस का साइन लगाएंगे बीच में. देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 16. सो दिस विल बिकम इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, ये यूनिट है U, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, प्लस 16 1 ज़ा 16 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 प्लस 2 18.0 एटॉमिक मास यूनिट. देन सो ये आपने जब कैलकुलेट किया तो व्हाट यू गॉट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट. देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. मोल इज द यूनिट, ठीक है, सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है दैट इज अ मोल. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस का उसके 1 मोल के बारे में भी बताता है. दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स इट्स मास इक्वल टू इट्स मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो किसी भी सब्सटेंस का होता है वो उसके मास के इक्वल उसका कितना मोलर मास है उसको भी रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, आपने 1 मोल ऑफ वाटर लिया, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू दी मोलर मास ऑफ वाटर. तो वाटर के मोलर मास के बराबर 1 मोल ऑफ वाटर होगा, जो कि हमने ऑलरेडी पीछे निकाला है, दैट इज 18.0 एटॉमिक मास यूनिट ग्राम पर मोल, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट. नाउ राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड. किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच वी कैन फॉलो. फर्स्ट स्टेप इज राइट द सिंबल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट साइड बाय साइड, ठीक है. मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स आपको लिखने हैं, और आप उनको किस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कितने ज़्यादा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और कितने ज़्यादा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उनको बोला जाता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की पावर कम होती है, उनको हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं. जिसमें ज़्यादा होती है उनको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, राइट. सो जो लेस होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनको हम राइट साइड में लिखते हैं. सेकेंड स्टेप क्या लिखा है हमको, राइट द वैलेंसी नंबर्स ओवर दिस सिंबल. सिंबल लिखने के बाद आपको उनकी वैलेंसी नंबर लिखना है, और फिर उनकी वैलेंसी नंबर को क्रिस क्रॉस करना है टू राइट एज सबस्क्रिप्ट टू द सिंबल. दिस यू कैन अंडरस्टैंड बाई सीइंग द एग्जाम्पल. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं. आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. अगेन वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो किस तरफ लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड पे, और जो लेस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे. तो हम पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन को लिखेंगे. देन आफ्टर वील राइट द वैलेंसीज. हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2. अब इनको क्रिस क्रॉस करेंगे. यहाँ पे मैंने देखिए क्रिस क्रॉस का एक साइन लगाया हुआ है. जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये वैलेंसीज एक्सचेंज हो रही हैं. तो यू विल सी 2 O का जो ऑक्सीजन का 2 है वो H के पास, और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी 1 है वो O के पास जा रही है. सो यू कैन सी हियर, ये सबस्क्रिप्ट मतलब बेस में लिखना है इसके. तो दीज आर द सबस्क्रिप्ट. तो H2O1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O1, हम ऐसे भी इसको कंसिडर कर ही रहे हैं. सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O. सो दीज आर द स्टेप्स टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड.
Now writing the formula of a ionic compound. Ionic compounds क्या होते हैं? Ionic compounds contains the ions, ठीक है, and these ions are arranged in such a way that cation has an anion as its nearest neighbor. यानी कि cations जो हैं, cations और anions कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं कि जो cations होती हैं उसके बिल्कुल पास में anions होती हैं और anions के बिल्कुल पास में cations होती हैं. लाइकवाइज ऐसे ही ये अरेंज होती हैं. सो देर इज नो डिस्क्रीट और सेपरेट मॉलिक्यूल. ये इस तरह से अरेंज होती है कि इनका कोई भी सेपरेट मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होता है. सो इट इज नॉट करेक्ट टू असाइन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू एन आयनिक कंपाउंड. तो इसीलिए किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असाइन नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट सेपरेट. इंस्टेड फिर कर क्या सकते हैं? एन आयनिक कंपाउंड इज डिस्क्राइब्ड बाय अ फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स अ सिंपल एटॉमिक रेशियो ऑफ एन एलिमेंट. तो हम कुछ ऐसे फॉर्मूले से इसको डिस्क्राइब करते हैं जो कि एलिमेंट का सिंपल एटॉमिक रेशियो के बारे में हमें बताता है कि उस एलिमेंट में कितना एटॉमिक रेशियो प्रेजेंट है. सो विल सी हियर. तो उसको हम कैसे समझेंगे? वी सी हियर दिस इज stoichiometric formula. The formula which describes the simplest atomic ratio of the elements present in a compound. किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो होता है उसको हम stoichiometric formula बोलते हैं. stoichiometric formula या फिर केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड इन विच, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है और क्लोराइड नेगेटिव है. सो सोडियम एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट इन 1:1 रेशियो. 1:1 1:1 मतलब one atom of sodium and 1 atom of chlorine. So the stoichiometric or chemical formula of the sodium chloride will be Na positive Cl negative or NaCl. ठीक है, तो this is how we can find out the amount atomic ratio of the element. This is the way of writing stoichiometric or chemical formula. Now example of writing stoichiometric formula is again aluminium sulfate. aluminium sulfate के अंदर क्या है? aluminium is containing 3 Al3 positive and sulfate is 2 negative ion. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों के सिंबल लिखेंगे. एल्यूमिनियम सल्फेट के सिंबल हमने लिख लिया, Al3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव. सिंबल्स लिखने के बाद उनकी हमने वैलेंसीज भी लिख ली और हम इसको किसके बेसिस पे? साइड बाय साइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसको रखेंगे, वैलेंसीज लिखेंगे. उसके बाद इनकी वैलेंसीज को हम क्रिस क्रॉस करेंगे एंड व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम Al2SO4 होल थ्राइस. नाउ जब भी मोर देन 1 एटम होता है तो हम उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट में इनक्लोज कर रहे हैं. देन नेक्स्ट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. अगर कॉमन फैक्टर होता तो हम क्या कर सकते थे? उसको कैंसिल आउट कर सकते थे. सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 and 3. देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द stoichiometric formula. The next is the assignment. Welcome student, this is Daisy ma'am and today we will talk about the next topic, that is chemical equation. What is chemical equation? So a shorthand representation of a chemical reaction in terms of symbols and formulas of the substance involved is called a chemical equation. यानी कि chemical equation किसको कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन. ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. किस तरह से? इन फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूला. तो हम केमिकल इक्वेशन में सिम्बल्स फॉर्मूलाज को यूज़ करके उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, लिखते हैं. दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन. तो इक्वेशन कैन बी रिटन इन 2 ways. आइदर यू कैन राइट इन अ वर्डेड इक्वेशन फॉर्म और इन अ केमिकल इक्वेशन फॉर्म. सो फर्स्ट you'll see here zinc, which is a metal, plus dilute sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen. यहाँ पे हमने कोई भी सिंबल यूज नहीं किया. वी हैव रिटन द फुल नेम. सो दिस इज नोन एज द वर्डेड इक्वेशन.
right? So this long worded equation can be shortened by using symbols and formulas of the substance. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम short कर सकते हैं by using the symbols and the formulas, ठीक है? So how can we do it? The worded equation can be written in terms of symbols and formulas. कैसे? हमने जिंक लिया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है? तो देन Zn प्लस dilute H2SO4, see here, then this will become zinc sulfate ZnSO4 plus hydrogen H2. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? दिस इज अ symbolic or form by using the symbols and formulas. Then thus the above reaction is the chemical equation for the reaction between zinc and sulfuric acid. तो इसको हम worded equation को हम सिंबल में इस तरह से शॉर्ट हैंड टाइप से लिख सकते हैं. देन हाउ इज केमिकल इक्वेशन रिटन, कैसे लिखी जाती हैं उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, नॉट इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो रिएक्टेंट किस तरफ होते हैं? लेफ्ट साइड में होते हैं. प्रोडक्ट किस तरफ होते हैं? राइट साइड में होते हैं. तो हमें पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें उनके फॉर्मूला या फिर सिंबल्स लिखने हैं. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द साइन ऑफ प्लस, यानी कि दो रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में हमें प्लस का साइन भी लगाना है और उनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज भी लिखने हैं. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपको सेपरेट करना है एक एरो से, या तो एरो से या फिर इक्वल टू के साइन से आप उसको सेपरेट करेंगे. तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आप एक साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं बाय पुटिंग अ arrow or equal to sign. Such equations are called as skeletal equation, को हम skeletal equation बोलते हैं. Next, count the number of atoms of each element on both sides. उसके बाद आपको दोनों sides के elements के number of atoms को count करना है. अगर दोनों ही sides के number of atoms equal हैं, then the equation is known as balanced chemical equation, right? Then the process by which the number of atoms of each element on both sides is made equal is called balancing of chemical equation. उस प्रोसेस को आप बैलेंसिंग बोलते हैं, जहाँ पे आप दोनों साइड्स के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट लास्ट क्या आप कर सकते हैं? दैट द केमिकल इक्वेशन इज मेड मॉलिक्यूलर रिक्वायर्ड. अगर ज़रूरत है तो उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज बना देते हैं, अदरवाइज इट इज ओके. वी कैन सी हियर रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो रिएक्टेंट में यहाँ पे हमने क्या लिया है? ग्लूकोज. ग्लूकोज का हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, प्लस का साइन लगाया दोनों रिएक्टेंट के बीच में. ये ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज है. बीच में एरो लगाया है, प्रोडक्ट को हमने सेपरेट कर दिया है. प्रोडक्ट में क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है? और ये जो बेस में लिखा है इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं. और जो सामने नंबर लिखा रहता है, नंबर ऑफ एटम 2, 3, 6 सामने जो फ्रंट में लिखे रहते हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं. एंड दिस इज नोन एज द फॉर्मूला. So these are the steps of writing the chemical formula. Then how can a chemical equation be made more informative? आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से कैसे मिल सकती हैं, आप कैसे बना सकते हैं? तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय एडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द केमिकल इक्वेशन. अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड अप कर दें तो हमें उसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट in the equation, what are the things we are used and what are the conditions we have used. So accordingly we see first is the reaction condition. Reaction condition मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया और क्या कंडीशंस थी? विद अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन और पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हुआ है 200 से 900 तक और यहाँ पे अमोनिया बन गया है. कैटलिस्ट के फॉर्म में हमने आयरन और मोलिब्डेनम को कॉम्बिनेशन ले लिया. So this is how we can give the information of the reaction. Next is physical states of reactants and products. Physical states में कैसे दिखा सकते हैं? सोडियम
के आगे ब्रैकेट में हमने S लिखा है, S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब डिजॉल्व, एक्वस मीन्स मिक्स विद वाटर, एक्वस, ठीक है। फिर हाइड्रोजन, G मीन्स गैस, तो सॉलिड लिक्विड एक्वस एंड गैस। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में ही ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कौन से एलिमेंट कौन से फॉर्म में है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है। देन नेक्स्ट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। दिस ऑल्सो वी कैन शो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट केमिकल इक्वेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कार्बन और सल्फर जो है आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन इज इन सॉलिड फॉर्म, सल्फर इज इन गैस फॉर्म और दे CS2 बना रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बनने के बाद में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, 92 किलो जूल इसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस एनर्जी को हम एंडोथर्मिक, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देन व्हाट अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है। यहाँ पे आप नेक्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं, कार्बन सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और साथ में हीट रिलीज कर रही है, दैट इज 393 किलो जूल। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हम इक्वेशन में ये भी बता सकते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है जिंक सॉलिड फॉर्म में है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है वो डाइल्यूट है, यानी एक्वस फॉर्म में, यानी कि वो डाइल्यूटेड है, इसमें वाटर मिक्स है। अगर कंसनट्रेटेड होती या फिर उसमें बिल्कुल प्योर होती, वाटर नहीं होता, तो हम DIL की जगह पे CON कॉन्क लिख देते, यानी कि कंसनट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म लिख देते, तो उससे हमको ये पता चल जाता कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ एडिंग इन्फॉर्मेशन बाय राइटिंग द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। द लास्ट वन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे शो कर सकते हैं, बाय राइटिंग ओवर द एरो एज फास्ट और स्लो। तेज रिएक्शन बहुत तेजी से अकर हो रही है या स्लो, दैट वी कैन ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग आइदर स्लो और फास्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि HCl जो है एक्वस फॉर्म में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस फॉर्म में है, दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट additional information. Now here we end up the our topic, and assignment questions we can see here. Define chemical equation, आप बता सकते हैं. Difference between worded and symbolic equation you can tell easily. What are the steps of writing a chemical equation? What is the difference between endothermic reaction and exothermic reaction? और एक example भी आपको इसमें देना है. How can a chemical equation be made more informative? Just now we have finished with the topic. तो वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, आपको एक एग्जाम्पल भी देना है, एंड यू हैव टू गिव ऑल दी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी केमिकल इक्वेशन. थैंक यू वेरी मच. वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज डेजी मैम, एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कन्वे. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम बोथ दी साइड्स, दैट इज फ्रॉम द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों साइड्स में जब नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल इक्वल होते हैं तब हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देती है, so we'll talk about this is chemical equation gives two types of information. One is the qualitative information and another is the quantitative information. क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में क्या केमिकल रिएक्शन हमें बताती है, दैट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट. जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम हमको क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिलते हैं. देन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इट टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड एंड फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड. दिस वी गेट फ्रॉम द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. देन वी ऑल्सो नो अबाउट द मास ऑफ ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन.
ठीक है। मास का भी हमको इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन से मिलती है। एंड मास रेशियो, मास वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो वॉल्यूम रिलेशनशिप है, मास और मास का रिलेशनशिप है, ये सारी इंफॉर्मेशन वी विल बी गेटिंग थ्रू द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, the method by which the number of atoms of each element on both the sides of the arrow, that is reactant and product in a chemical reaction, are made equal। दोनों साइड्स में आप जब नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बैलेंस कर देते हैं तो आप द प्रोसेस इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन? This is because no mass is lost or gained during a chemical reaction. This is to maintain the law of conservation of matter, ठीक है। law of conservation of matter बोलती है matter can neither be created nor be destroyed। तो इसीलिए हमको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। सो अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट होल्ड गुड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर बनाते हैं टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। Now, how can we balance these equations? There are two commonly used methods, that is hit and try method and Pareto equation method. Hit and try method को हम hit and error और inception method भी बोलते हैं। Now, how can we use it? Start balancing from the elements other than oxygen and hydrogen which appears least in the chemical equation. सबसे पहले हमको एलिमेंट्स को सबसे पहले स्टार्ट करना है जो लीस्ट हैं, जो केमिकल इक्वेशन में सबसे लीस्ट हैं, सबसे कम दिखाई देते हैं, कम अपीयर होते हैं, उनको हमें सबसे पहले बैलेंस करना है। सो लीविंग बिहाइंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो देन आफ्टर जब आपने सबसे लीस्ट एलिमेंट्स को आपने पहले ही बैलेंस कर लिया, उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन आफ्टर यू विल बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन। Then after balancing everything, you check to be sure that the chemical equation is balanced. पूरा बैलेंस करने के बाद भी फिर से प्रॉपरली केयरफुली इसको चेक करना है कि कहीं कोई भी एटम्स में इम्बैलेंस तो नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रहे हैं। तो वी कैन सी हियर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। इन्वॉल्विंग द बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। मीथेन गैस जो है वो एक्सेस ऑफ एयर में, और एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, एक्सेस ऑफ एयर में जब वो कंबाइन कर रही है तो वो बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। मीथेन प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो इसको हम पहले सिम्बॉलिक में चेंज करेंगे। द स्केलेटल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूला, इसको स्केलेटन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4, ग्राम्स में ये स्टेट बता रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, नॉट ग्राम, सॉरी, दिस इज गैस, दिस इज अनदर गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना रहा है, साथ में ही वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है विच इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रैकेट में L है, लिक्विड है। देन राइट द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। नंबर ऑफ एटम्स को आपको दोनों साइड्स में लिखना है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम है, फिर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम है, कार्बन के एटम है, एंड देन आफ्टर विल सी हियर, सी एलिमेंट्स 3 ही थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यू कैन सी 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। राइट साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन। तो कार्बन दोनों साइड में ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें क्या करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सो वी विल डू इट। A start is made by balancing carbon or hydrogen atom. Carbon is already balanced, so we'll start with the hydrogen.
हाइड्रोजन कैन बी बैलेंस्ड बाय प्लेसिंग अ कोफिशिएंट ऑफ 2. कोफिशिएंट ऑफ 2, व्हाट इज कोफिशिएंट? जो हम नंबर लिखते हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है. तो कोफिशिएंट ऑफ 2, तो हम हाइड्रोजन के आगे 2 लिख देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है. ये राइट हैंड साइड है तो इधर हम 2 लिख देंगे. तो अब यहाँ पे 2 2 4 और ये भी 4 बराबर हो गए. नाउ कार्बन ऑलरेडी बराबर है. अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है. यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है. तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस नाउ. नेक्स्ट कम्स अबाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एटम कैन बी बैलेंस बाय मल्टीप्लाइंग ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय 2. यानी अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गई. और अगर यहाँ हम 2 लिख देंगे तो 2 2 सा 4 हो जाएगा. सो दिस विल ऑल्सो बैलेंस. तो रिजल्टिंग इक्वेशन कितनी हो गई? CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2. यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया. ऑक्सीजन 1 देन कार्बन 1 ऑक्सीजन 4 एंड ऑक्सीजन 4. नाउ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, राइट. नाउ अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पैरेटल इक्वेशन कहाँ पे यूज होती हैं. केमिकल इक्वेशंस फॉर रिएक्शंस इन विच मैनी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड से इजीली बैलेंस नहीं हो सकती हैं, उनको हम पैरेटल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करते हैं, राइट. देन एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास. व्हाट इज एटॉमिक मास? ईच एटम और अ मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक मास. हमें पता होना चाहिए कि हर एक एटम का और हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक मास होता है, कैरेक्टरिस्टिक ओन मास, अपना ही मास होता है, ठीक है, पर्टिकुलर. नाउ एटॉमिक मासेस एंड मॉलिकुलर मासेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी यूनिट ऑफ मास. मास को या फिर एटॉमिक मास को या मॉलिकुलर मास को आप किसी भी यूनिट ऑफ मास से एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम से, किलोग्राम से, एक्सेट्रा. बट जो एक्चुअल मास एक सिंगल एटम का होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है. जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन का एटम लेते हैं जो कि बहुत लाइटेस्ट एटम है, उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 जो है वो नंबर ऑफ जीरोस जो यहाँ पर आ रहे हैं, दीज आर अप टू 27, ठीक है. तो यहाँ पे 27 जीरोस के पास 1673 kgs, तो इसको हमने चेंज करके लिखा है 1.67 10 raised to the power -27 kg. तो दिस इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है और इट इज़ नॉट ईजी टू मेजर सच अ स्मॉल, ठीक है. इतना छोटा सा साइज को नापना इतना इजी नहीं होता है. तो इसलिए IUPAC ने 1961 में एक्सेप्ट किया एटॉमिक मास यूनिट स्केल, ठीक है. कि हम एटॉमिक मास यूनिट स्केल को यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं एटॉमिक या मॉलिकुलर मासेस ऑफ एन सब्सटेंस, ठीक है. तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कार्बन के आइसोटोप को लिया जिसका मास उन्होंने असाइन किया, ठीक है. और इस असाइन मास को कंपेयर करके हम कैलकुलेट करते हैं. सो टू एक्सप्रेस एटॉमिक मासेस अ यूनिट कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMU या सिंबल U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन आइसोटोप. वो मास इक्वल टू 1/10 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन आइसोटोप. तो कार्बन आइसोटोप का जो मास है उसका 1/12 पार्ट जो है वो एटम का, उसी को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं. सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ अ कार्बन आइसोटोप एटम डिवाइडेड बाई 12, ठीक है. 1/12 पार्ट से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमको 1 एटॉमिक मास यूनिट मिल जाएगा. Sorry, atomic mass of carbon isotope atom is 1.9924 into 10 raised to the power -23 grams, ठीक है. तो इसके हिसाब से 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से रखेंगे तो इज इक्वल टू मास ऑफ
कार्बन आइसोटोप कितना है 1.9924 into 10 to the power minus 23 gram divided by 12. So we'll after solving we'll get 1.66 into 10 raised to the power minus 27 kgs. तो ये हो गया 1 atomic mass unit का value. Now atomic mass of an element, the average mass of an atom of an element in atomic mass unit. जो भी एवरेज मास किसी भी एलिमेंट के एटम का होता है इन अ एटॉमिक मास यूनिट, उसी को उसका एटॉमिक मास बोला जाता है. दैट इज एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट. यानी कि एलिमेंट का जो एटम है उसका जो एवरेज मास है इन एटॉमिक मास यूनिट में, वही उसका एटॉमिक मास होता है. ठीक है. सो देन नेक्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं. तो द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप टेकन एज 12 एटॉमिक मास यूनिट. तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या है, जो उसका एवरेज मास होता है एलिमेंट का, उसको जब हम एटॉमिक कार्बन आइसोटोप से कंपेयर करते हैं, यानी कि उसके 12 एटॉमिक यूनिट मास से कंपेयर करते हैं, तो जो कंपेयर करके निकल गया था दैट इज नोन एज ए रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट AR इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट. एक एटम जो एलिमेंट का उसका जो एवरेज मास, उसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ वन कार्बन आइसोटोप एटॉमिक डिवाइडेड बाय एटम डिवाइडेड बाय 12. ठीक है. सो द रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ प्योर नंबर. अब ये प्योर नंबर है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है. और द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ एन कार्बन आइसोटोप. इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या इंडिकेट करता है कि उसका जो एटम है, उसका एक एटम जो है वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन आइसोटोप से कितना हैवियर है वो बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. इसके असाइनमेंट्स में कुछ मैंने क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं सब इजी क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज मेन बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव information for balanced chemical equation, then why it is necessary to balance a chemical equation, name two methods used for balancing of chemical equation, और आपको उसको explain भी करना है कौन सा मेथड कॉमनली यूज होता है, हिट एंड एरर या हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. बैलेंस और स्केलेटन मसल में क्या, स्केलेटन इक्वेशन में बैलेंस और स्केलेटन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है. देन एटॉमिक मास यूनिट क्या है उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है. राइट. सो ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस. थैंक यू वेरी मच. वेलकम स्टूडेंट, दिस इज डेजी मैम and today we are going to discuss on the last topic and the last part of this chapter, that is language of chemistry. And the topic we are going to start today is molecular mass and relative molecular mass. इससे पहले हमने एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस. क्या होता है. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in a molecule of that substance. यानी कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास होता है जो कि इसके सारे एटॉमिक मास को, जो उसके सारे एटम्स जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सारे एटम्स के जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनको जब आप प्लस कर देते हैं तो वही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है. ठीक है. सो द एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट. तो जो एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट इज टर्म्ड एज इट्स मॉलिक्यूलर मास, और इसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. ठीक है. सो द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास को हम M से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स. जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके सारे एटॉमिक मास का जो सम होता है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है. ठीक है.
एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो एवरेज मॉलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का होता है उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है। एंड इस टर्म्ड एज इट्स मॉलिकुलर मास। इसको क्या यूनिट दी हुई है, इट हैज गॉट एटॉमिक मास यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ सिंबल U, और मॉलिकुलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेटिव मॉलिकुलर मास। इसको रिलेटिव मॉलिकुलर मास को MR से रिप्रेजेंट करते हैं, R के हम सबस्क्रिप्ट में लगाते हैं। तो रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द एवरेज मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मास का जो एवरेज, इसका जो मॉलिक्यूल का एवरेज मास होता है उसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन आइसोटोप से बाय टेकिंग द स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज अ 12 यूनिट्स, ठीक है। 12 यूनिट्स जो हमने ली हैं उससे हम इसको कंपेयर करते हैं, तो दैट इज नोन एज अ रिलेटिव मॉलिकुलर मास। दैट इज अ रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द एवरेज मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। उसके मॉलिक्यूल का वो एवरेज मास, उसको लेके हम कंपेयर करते हैं कार्बन आइसोटोप की मास से जो कि 12 यूनिट्स है, और उसी को हम रिलेटिव मॉलिकुलर मास कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में हम स्मॉल r लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रिलेटिव मॉलिकुलर मास M इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है उसका जो एवरेज मास है उसको हम 1/12 से डिवाइड करते हैं, और मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप, ठीक है। सो हियर वी विल गेट द वैल्यू। देन द रिलेटिव मॉलिकुलर मास को हम MR से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि ये भी प्योर है इसलिए इसकी भी कोई, प्योर नंबर है इसलिए इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। देन हाउ इज द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैलकुलेटेड, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2, तो मॉलिकुलर मास ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, 2, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 इंटू एटॉमिक मास कितना है, 1 होता है, तो प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 इंटू एटॉमिक मास कितना होगा, 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16U, या एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी, हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर 80 एटॉमिक मॉलिकुलर यूनिट, sorry, atomic mass unit, not molecular unit. So this will be, we can see here, atomic mass unit, not molecular, I'm sorry. Then next is composition of a compound. What is the composition of a compound? The composition of a compound can be described by the mass percentage of each element present in it. हम किसी भी compound का composition कैसे पता लगा सकते हैं, अगर हमें उसके जितने भी एलिमेंट उसके अंदर है, एलिमेंट का जितना भी परसेंटेज उसमें प्रेजेंट है, उससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी कितनी कंपोजिशन है, ठीक है। सो द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन किससे बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के अलग अलग परसेंटेज को हम मिला देते हैं और वही उस कंपाउंड का कंपोजिशन बन जाता है। तो हम उसके परसेंटेज को कैसे निकालिए, कितना अमाउंट ऑफ एलिमेंट कंपाउंड में है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड में हैं, उनके क्या परसेंटेज है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्टली वी कैन यूज दिस सिंपल फॉर्मूला, लेट अस सपोज कैपिटल W ग्राम कंपाउंड का वेट है और स्मॉल w ग्राम एलिमेंट का वेट है। तो हम इसे अगर फॉर्मूला में रखेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट A इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट A अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो हमने क्या लिया हुआ है, मास ऑफ एलिमेंट A हमने लिया हुआ है स्मॉल w और कंपाउंड का मास हमने लिया हुआ है कैपिटल W। ग्राम्स दोनों में लगेगा इनटू 100। अब हम इसको ग्राम्स और ग्राम्स को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे देन वी विल गेट द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट। नाउ टू डू दिस व्हाट वी कैन डू इज अ नोन मास ऑफ कंपाउंड इज केमिकली एनालाइज। जो कंपाउंड हमको मिला है उसका मास हमको पता है, तो कैसे पता चलेगा, अ नोन मास ऑफ कंपाउंड को हम एनालाइज करना पड़ेगा।
एंड द मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, और जितना भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उसको भी हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा बाय सम केमिकल मेथड्स. जो भी केमिकल मेथड्स अप्लाई होंगे उसको यूज करके वी कैन डिटरमाइन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. देन सेकेंडली हम कैसे निकाल सकते हैं? सेकेंड मेथड, द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम. एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो हमको बस मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देता है, एटम्स के बारे में बताता है, लेकिन एग्जैक्टली कितने एटम्स हैं और कैसे अरेंजमेंट है वो नहीं बताता है. इट जस्ट सिंपली गिव द अबाउट द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो क्या करेंगे? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम थिंग. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सिर्फ एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लिख दे रहे हैं कंपाउंड का. उसके बाद राइट द नेम, नाम लिखिए उसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, नंबर ऑफ एटम्स लिखिए, और टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितना एलिमेंट का मास है वो भी आपको लिखना है. Now, step 3, obtain the molecular mass or formula mass of the compound by adding the masses of all the atoms present in it. Next हम क्या कर सकते हैं? molecular mass या formula mass हम कैसे compound का लिखेंगे? by adding the masses of all the atoms. जितने भी atoms उसमें present है उसके masses को हम उसमें add कर देंगे. Then कैसे कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय यूजिंग द रिलेशनशिप. कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. कंपाउंड में से एक मॉलिक्यूल निकालिए और उसका जो टोटल मास है उसको हम डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने अगेन वाटर कर लिया है, बिकॉज वाटर से इजीली समझ में आ जाता है. दैट इज वाई एवरी टाइम आई हैव टेकिंग दिस एग्जाम्पल. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. तो हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? H2O is equal to 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen. So we know that atomic mass of hydrogen is 1 atomic mass unit and atomic mass of oxygen is 16 atomic mass unit. ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पीछे भी. तो अब हम इसे क्या करेंगे? मास ऑफ 2 एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाएगा? 2 × 1 2 एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन 1 × 16 एटॉमिक मास यूनिट. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया? दोनों को आप प्लस कर दीजिए. 2 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 16 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 18 एटॉमिक मास यूनिट. सो द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे? मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम को ऊपर लिखेंगे और मास ऑफ द वाटर को नीचे लिख देंगे. जब हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकाला है इसको हम नीचे लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 11.11% मिलेगा. और मास ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर निकालेंगे तो ऑक्सीजन का हमने 16 एटॉमिक मास यूनिट लिखा है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 18 एटॉमिक मास यूनिट into 100. So we will get 88.89%. So इसके हिसाब से वाटर का जो वाटर का हम इजीली निकाल सकते हैं कितना परसेंटेज इसके अंदर हाइड्रोजन है और कितना परसेंटेज इसमें ऑक्सीजन है. सो हियर वी हैव सॉर्ट आउट दैट वाटर कंटेन्स 11.11% ऑफ हाइड्रोजन एंड 88.89% ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज हाउ इन बोथ द मेथड्स वी कैन फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. बहुत ईजी हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं हैं. जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसके बेस पे क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. देन राइट मेथड्स यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. कौन कौन से मेथड्स हैं अभी जस्ट नाउ हमने स्टडी किया है. हाउ इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड, ये भी आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, और आपको मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी देनी है. सो विद दिस we are completing our first chapter. जो भी problems आपको इससे related हैं you can ask me later on. Till then you try to complete all the assignments of the given videos of the topic. Thank you very much.